नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी फिरोजाबाद की, जहां भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिरोजाबाद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास यादव और महानगर अध्यक्ष सफात खान राजू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सर्विस रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। इस मौके पर रामनिवास यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने झूठे वादों के सहारे सत्ता में आई है और जैसे कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया। यादव ने कहा कि भाजपा ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसे अब चुनावी जुमला बताया जा रहा है। महानगर अध्यक्ष सफात खान राजू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब कर वोट चोरी कर रही है और लोगों को धर्म और संप्रदाय के नाम पर गुमराह कर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस प्रदर्शन में हाजी नसीर अहमद, हाजी सैयद पटेल, राजवीर यादव और अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। गाजियाबाद जिले से निकलकर एक साधारण परिवार की 19 वर्षीय बेटी यशिका ने अंतर्राष्ट्रीय वुशु गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास के साथ यशिका ने यह सफलता हासिल की, जो किसी भी साधारण परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद यशिका ने अपने सपनों से समझौता नहीं किया और गाजियाबाद स्थित एकेडमी में रोजाना घंटों अभ्यास किया। उनके गुरु प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन में यशिका ने ये मुकाम हासिल किया और अब वह न केवल युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि उन बेटियों के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुकी हैं, जो खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। यशिका की ये सफलता ये साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आपका क्या नाम है और आप अभी स्वीडन गए थे तो वहाँ से क्या जीत के आए और कौन सी चैंपियनशिप थी वो? मेरा नाम यशिका है और मैं अभी स्वीडन गई थी 7th नॉर्डिक ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के लिए और मैंने वो 48 केजी में सिल्वर मेडल जीता है। सर, अपना परिचय बता दीजिए। यशिका विजेता बन के आई है सिल्वर गोल्ड स्वीडन से जी। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं NIS डिप्लोमा होल्डर हूँ और नेशनल जज भी हूँ। अभी यहाँ पंचशील कॉलोनी में एक फाइट क्लब चलाता हूँ जिसमें ये यशिका प्रैक्टिस करती है और ये पहले भी नेशनल मेडलिस्ट है और अभी ट्रायल के बाद इसका सिलेक्शन हुआ है जो स्वीडन खेलने गई है और काफ़ी अच्छा खेली है। बट कुछ चीज़ें रही हैं जिससे हम गोल्ड नहीं जीत पाए हैं, तो 1-2 पॉइंट की कमी रही है वहाँ। अभी आगे मेहनत करेगी तो शायद गोल्ड लेके आए। यशिका के वो कौन से ऐसे गुण थे जो आपने पहचाने और उसको आगे ग्रो अप किया? देखो, पहले जो बच्चा आता है वो एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए वो पहले सेल्फ डिफेंस या फिर फिटनेस को लेके आता है हमारे पास। तो उसमें मैंने इसको देखा कि फिटनेस कराने के लिए तो ये ज़्यादा एक्टिव थी और हाइट भी इसकी सही थी और स्ट्रेंथ वगैरह, स्पीड वगैरह मैंने जहाँ तक इसका देखा, तो फिर मैंने इसके घर वालों से बोला कि भाई आप इसको गेम ज्वाइन कराओ। मार्शल आर्ट का गेम जो हमारा वुशु है, इसमें काफ़ी गवर्नमेंट्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट भी है, नौकरियों में भी है, उन सब में मेडल लेके आता है। तो मैंने बोला तो उन्होंने ज्वाइन कराया घर वालों ने। तो उसके बाद आप रिजल्ट आपके सामने है। बच्चा गोल्ड और ले आए, इसके लिए भारत सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं? बच्चा गोल्ड ले आए, बस भारत सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि खिलाड़ी से पहले कोचेज़ पे ध्यान दें, क्योंकि कोचेज़ की नौकरियाँ निकलेंगी और जो अच्छी प्रैक्टिस करा पाएंगे, क्योंकि हमारे अभी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में इतने अच्छे कोचेज़ हैं नहीं। क्या महसूस कर रहे हैं आज? आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मेरी एक स्टूडेंट है जो कि इंटरनेशनल में मेडल लेके आई है और वो भी बहुत अच्छे खेलने के बाद लेके आई है। और यहाँ पे ये पहली इंटरनेशनल स्टूडेंट है मेरी गर्ल्स में जो मेडल लेके आई है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तैनात IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा सामान्य वर्ग को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जिले में सियासी माहौल गर्मा गया है। जनशक्ति पार्टी लोकतांत्रिक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन ललितपुर के जिलाधिकारी को सौंपा और IAS अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग की। पार्टी नेताओं का आरोप है कि उक्त टिप्पणी से सामान्य वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं और ये प्रशासनिक मर्यादाओं के खिलाफ है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पार्टी ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और जिलाधिकारी कार्यालय ने ज्ञापन प्राप्त होने की पुष्टि की है, जबकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आप सभी किस मामले को लेकर आए हैं?
मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिलाध्यक्ष ओमेंद्र सिंह परमार हूँ जी। पिछले कुछ दिनों पहले आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा, जिनने एक अभद्र टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी का विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए। क्या टिप्पणी थी और इससे क्या आपको आहत हुआ है? इन्होंने जो टिप्पणी की थी हमारी बहू बेटियों के बारे में आरक्षण को लेके, कि जब तक कि ब्राह्मण की बेटी हमारे बेटे से संबंध नहीं हो जाता या संबंध नहीं बना लेती, तो इतनी जो इनकी मानसिकता है कुंठित है। मतलब इस लेवल का अधिकारी अगर इस हिसाब से बात करेगा, जो जिला का सही में राजा बोलते हैं आईएएस को, आईपीएस को, वो इस हिसाब से बातें करेंगे तो और लोगों का क्या होगा। इसके विरोध दर्ज कराने के लिए हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मोहल्ला पिसनारी में स्थित देहरे बाबा के सामने छोटी नहर की पुलिया पर अराजक तत्वों द्वारा प्रतिदिन जुआ खेलने और शराब पीने की गतिविधियां जारी हैं, जिससे सार्वजनिक आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन शराबियों और जुआरियों के कारण उक्त स्थान पर घटनाएं होती रहती है और ये लोग वहां इकट्ठा होकर महिलाओं से अभद्रता करते हैं। साथ ही बच्चों जन सामान्य के लिए यह स्थान असुरक्षित बन चुका है। इस स्थिति के कारण बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी गंभीर समस्याओं को देखते हुए उच्च स्तरीय कार्यवाही की आवश्यकता है, ताकि इस स्थान पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के पाली तहसील अंतर्गत ग्राम पटना पारोल की एक सहरिया आदिवासी महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर आरोप लगाया है कि उसने दबंगई के बल पर उसकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और उसे अनुचित लाभ दिलवाया। महिला का कहना है कि उसने कई बार स्थानीय प्रशासन और तहसील कार्यालयों में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने के बाद वो मजबूरन जिला मुख्यालय पहुंची और जिलाधिकारी सत्यप्रकाश से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई, न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि उसकी भूमि के संबंध में स्पष्ट राजस्व नियमों के बावजूद संबंधित व्यक्ति ने अवैध तरीके से लाभ उठाया और वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण इस स्थिति से उबरने में असमर्थ है। नाम है आपका? हमारा संतोष रानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पारोल के। अच्छा, क्या मामला लेकर आई हैं आप? धरती का मामला है साहब। क्या है पूरा मामला? इन्हें कहानी गो ने अपने समधी को मेरी धरती पे बैठा है 10 साल। कब की घटना है ये? बोनी हो जब संबंधित अधिकारी के पास आप गई थी? सबके पास फिर आए साहब। क्या हुआ? कोई नहीं सुनते हैं हमारे। अच्छा, अभी कहाँ हुई हैं आप? अभी कहाँ आई हुई हैं आप? अब हम ललितपुर में आए। डीएम साहब के पास? हाँ। तो क्या चाहती हैं आप? हमको अपनी धरती चाहिए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज में एमएलसी प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा ने बुधवार देर रात सिसवा आईपीएल चीनी मिल का औचक निरीक्षण किया और गन्ना लेकर आए किसानों से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मिल परिसर में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं के अभाव पर नाराजगी जताई। राजन विश्वकर्मा ने मिल प्रबंधन को चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर सुधार नहीं हुआ तो वो किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मिल के यूनिट हेड संदीप पवार ने सफाई देते हुए कहा कि शेड, पेयजल और अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन किसान अभी भी असंतुष्ट हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापना को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति, मेरठ बार एसोसिएशन और विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा अभूतपूर्व बंद का आयोजन किया गया। इस बंद में सभी अधिवक्ताओं, व्यापारियों और क्षेत्रवासियों का समर्थन प्राप्त हुआ। कचहरी पुल, मेरठ कॉलेज रोड व्यापार संघ और शहर के प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखा गया। इसके अलावा शहर के मुख्य बाजारों में भी संपर्क करके व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील की गई। इस संघर्ष में अधिवक्ता आशीष चौरसिया, अवनीश, अमित, शुभ, लवी और कई अन्य प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील करना था और ये बंद आंदोलन मेरठ में पूरी तरह से सफल रहा। मेरठ से सीनियर संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के दबाव में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कथित दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का शांतिपूर्ण घेराव किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि ईडी ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से फर्जी तरीके से फंसाने का प्रयास किया, जबकि हाल ही में न्यायालय ने उन्हें बेदाग घोषित किया था। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के नारे लगाए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र अजगैन मोहन मार्ग धाराखेड़ा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास 5 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल ऑटो चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 4 हो गई है। आज अजगैन कोतवाली क्षेत्र के बाजार निवासी 28 वर्षीय अमीन अहमद पुत्र जमील अहमद ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 13 दिसंबर सुबह वो अपने ऑटो से सवारी अजगैन की तरफ से मोहान जा रहा था और इसी दौरान धाराखेड़ा गाँव के पास पेट्रोल पंप के सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं ऑटो चालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसमें से 4 लोग उपचार के बाद ठीक होकर घर लौट आए थे। गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक अमीर अहमद को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की खबर परिजनों को मिलते ही कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अजगैन कोतवाल सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में घायल ऑटो चालक की उपचार के दौरान मौत हुई है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।